हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बात आज से लगभग 200 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था जब ये खबर हमारे राज्य में भी गूंजने लगी। लोगों में ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी। प्रेत जैसे डरावने दिखने वाले लोग जिनके 2 बड़े दांत होते हैं वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। प्रेत जैसे डरावने दिखने वाले लोग जिनके 2 बड़े दांत होते हैं वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। उनके बारे में ये भी वहाँ के लोग कहते थे कि वो हवा की तरह तेज हैं। कुछ दिन बाद ही ये बात सच होती दिखाई देने लगी। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहां पर प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणी उसके घर में घुस गए। उसके बाद वो प्रेत उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके गले पर काट लेता है और उसका खून चूसकर उसे मार डालता है। उसके बाद तो जैसे सिलसिला सा ही शुरू हो गया था। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी। हर लाश के गले पर दांत के निशान मिलते थे। तब सभी ने ये प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम रक्त पिशाच रखा। ये तो बस रक्त पिशाच का कहर की शुरुआत हुई थी। पिशाच के डर से अब रातों को लोगों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि रात को ही वो बाहर आते थे। पिशाच को जो लड़की या औरत पसंद आती वो उन्हें अपने हवस का शिकार बनाकर उनका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाते थे तो वो उन्हें काटकर अपने जैसा बना देते थे, जिससे फिर वो आदमी या औरत अब इंसान नहीं रहता था। वो उनके साथ उन्हीं जैसा बन जाता था और उन्हीं पिशाचों की तरह पिशाच बनकर इंसानों का खून पीने लगता था। ये बात जैसे ही हमारे राजा को पता चली तो उन्होंने इस बात की तहकीकात करने के लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए भेज दिया। उन्हीं सिपाहियों का सेनापति, जिसका नाम सत्यप्रकाश सिंह था, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और निडर था। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात की तह तक जाने का विचार बना लिया। ये राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच चले जाते और वहां उनको पिशाच के खौफ का कहर पता चलता। इस बात में सच्चाई है या नहीं है, ये जानने के लिए 5 सिपाहियों को जंगल में भेजा गया। इन्हें लगा कि शायद कोई खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी इंसान के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे दौड़कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई इंसान का खून पी रहा है। ये देखकर वो भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है और वो इंसान वहां मर चुका होता है। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि वो क्या बला थी, उससे पहले सबसे पीछे खड़ा उनका सिपाही गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद इनके ऊपर ही उस सिपाही की लाश गिरती है, जिसके गले में वही काटने का निशान था। ये देखकर चारों सिपाही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेज़ एक पिशाच उनकी तरफ हमला करता है और एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। बाकी सिपाही उस पर अपने भाले चलाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक और औरत पिशाच उनमें से एक सिपाही पर हमला करती है और उसे मार डालती है। बाकी के 2 सिपाही वहां से अपनी जान बचाकर तेजी से भाग जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला किससे पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में ही दोनों को मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते तब सेनापति सत्यप्रकाश को बहुत ज़्यादा चिंता होती है।
और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद सुबह उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर उन 5 सिपाहियों की लाश अलग अलग जगह पर खून से लथपथ मिलती है। तब सेनापति को लगता है वो पिशाच शायद सच में है और वो शायद इस जंगल में ही है। इसलिए वो वापस जाते हैं और करीब 25 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में आते हैं, क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा से पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 25 सिपाही और बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के जरिए जाल बनाते हैं ताकि वो उन पिशाचों को फंसा सके। वो घड़ी भी आ जाती है जो सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की जिंदगी या मौत तय करने वाली थी। रात होती है और सारे सिपाही छुपे रहते हैं, पर पिशाचों के आगे एक भी जाल इनका साथ नहीं दिया। पिशाचों ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया था और वो जहाँ छुपे थे वहाँ पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मच गई। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एकजुट होकर पिशाचों से लड़ने को कहा। जब बच्चे सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 25 से अब 13 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके बाद एक के बाद एक सिपाहियों को ज़मीन से पेड़ पर खींचकर पिशाच ले जाने लगे। सेनापति ने तब सिपाहियों को पेड़ से दूर खड़े रहने को कहा और कहा कि वो ऊपर ही हैं, अपने हथियार तैयार रखो। अब तक सिपाहियों की संख्या 6 हो चुकी थी। तभी 3 पिशाचों ने उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं थे। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सभी सिपाहियों को खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने इन पिशाचों का तोड़ ढूंढ लिया। फिर उन पिशाचों को मारा जाने लगा। धीरे धीरे पिशाच गायब होने लगे, पर कहते हैं कि पिशाच आज भी हमारे बीच इंसानों की तरह ही रह रहे हैं। वो समय आने पर ही बाहर आते। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाता है। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इनकी कहानी क्या है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम है और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर देती है। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने के लिए जाते हैं, पर इनको क्या पता था कि इनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच ये बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम मिलकर पूरा फ्लैट सजा लेते हैं। फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगते हैं और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुलती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है तो पीछे साक्षी खड़ी हुई होती है। साक्षी बोलती है, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जागा था। और ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करने के बाद अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे पूरा कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है और फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। तो वो घबराकर इधर उधर ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो बेडरूम में पहुंचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे।
वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को जब विक्रम घर आता है तब वो ये सारी बात विक्रम को बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात को काट देता है। रात को दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ से विक्रम की नींद टूटती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है और वापस आकर फिर देखता अब वहाँ पर कोई नहीं था। विक्रम को लगता है कि ये सब ठीक से ना सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है तो कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो उसके कारण विक्रम भी जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखता है कि साक्षी और देखते ही वो पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर ज़मीन पर दबाए हुए है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है और दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा होता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपने टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारा करते हुए कहती है, वो तुम्हारे पीछे है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है तो उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामान से हमला होने लगता है। विक्रम को काफ़ी चोटें आ जाती हैं। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है और वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों के पीछे एक और ज़ोर से धक्का लगता है जिससे वो सीधा फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है जो थोड़ी देर में ही गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझने में चूके थे ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भेजकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सरिका था। सरिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सरिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी ये खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सरिका के कुछ दिन तो उस गांव में बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरिका और उसकी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सरिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सरिका पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका पत्थर आम पर लग भी जाता है।
जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबी एक पोटली के पास चला जाता है। सरिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है, क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे थे। सरिका को पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन उसे अपने और आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सरिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सरिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसी ही पोटलियों में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सरिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उस रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सरिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देख रही हैं। सरिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में उसे दादी नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसे ज़मीन पर गिरी मिलती हैं। सरिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादा दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ जाती हैं और उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखने होंगे, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सरिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए तो तुम्हें अकेले ही वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सरिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊँगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्र से युक्त ताबीज़ उसके हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाने सुनने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंखें बंद कर कर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है।
सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। तो ये था सरीका की ज़िंदगी का वो खौफनाक किस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैंने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड में पूरी की थी और उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी। मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरा एक लड़का भी है। घर में मेरी माँ रहती हैं और मेरे पापा का 2 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। मैं जहाँ जॉब करता था वो एरिया बहुत ही ज़्यादा सुनसान था और मेरी जॉब लोकेशन के ठीक बाजू में एक शमशान भी पड़ता था और मैं भूत प्रेत में ज़रा भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन मैं अपनी बाइक से अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में एक नींबू मिर्ची पड़े थे, पर मुझे वो दिखे नहीं। उसके कारण मैंने गलती से उसके ऊपर से बाइक निकाल दी। फिर मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैंने खाना खाया और सो गया। तब तक मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उसके बाद अचानक से मैं रात के 2-3 बजे उठकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कभी कभी मैं चिल्लाने लगता, कभी हंसने लगता, कभी रोने लगता और चीखता कि मुझे मत मारो मत मारो। ये सब देखकर मेरी माँ और बीवी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके कारण उन दोनों ने मुझे हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मेरी वाइफ की फ्रेंड ने उसे बताया कि वो एक बाबा को जानती है जो इन सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो अगले ही दिन मेरी माँ और मेरी बीवी मुझे उन्हीं बाबा के पास ले गई। जब हम उन बाबा के पास गए तो मेरी बीवी ने देखा कि वो साधना कर रहे हैं। बाबा ने इशारा करते हुए बैठ जाने को बोला और बाबा के आसपास कंकाल और खून पड़ा था। जैसे ही बाबा की साधना पूरी हुई, उन्होंने कहा कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इसके साथ क्या हुआ है। बाबा ने मेरी पत्नी से कहा कि इसे इस घेरे में बैठा दो और उसके बाद वो मंत्र पढ़कर कुछ मेरे ऊपर फेंकने लगे और पूछने लगे, बता कौन है तू। उसके बाद बाबा ने बोला कि राहुल को इस घेरे में बैठा दो और बाबा उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फेंकने लगे और पूछा, कौन है तू, बता। राहुल अपने आप को नाखूनों से नोचने लगा और उसके सारे शरीर से खून निकल रहा था। उसके बाद राहुल की पत्नी ने कहा, कुछ करिए बाबा। बाबा ने वो पानी लिया और उस पर मंत्र पढ़कर फिर राहुल के ऊपर फेंका और बोला, बता कहाँ से है तू, कौन है तू। उसके बाद राहुल के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मेरा भी बिल्कुल। उसके बाद उस साये ने बोला, मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही परिवार था, लेकिन मेरा पति रोज़ दारू पीकर मुझे मारता था और मेरी सासू माँ भी उसे कुछ नहीं कहती थी। और एक दिन वो इतनी दारू पी के आया और मुझे बहुत मारा कि मैं मर गई और मेरी सासू माँ ने और मेरे पति ने मुझे मेरी लाश को ठिकाने लगाया और समुंदर में फेंक दिया। और मेरे मर जाने के बाद मेरी सासू माँ ने और मेरे पति ने मुझे मेरी लाश को उठाकर पानी में फेंक दिया। उसके बाद मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई, इसके कारण मैंने इनके परिवार को बहुत सताया। उसके बाद उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से मेरी आत्मा को एक नींबू मिर्ची के अंदर कैद करवा दिया और उस नींबू मिर्ची को एक चौराहे पर फेंकवा दिया। और उसी दिन राहुल वहाँ से निकला और उसने वो नींबू मिर्ची के ऊपर से बाइक निकाली। तब से मैं उसके पीछे हूँ। उस साये की सारी बात सुनने के बाद बाबा ने राहुल के हाथ पर एक तावीज़ बांधा और कहा कि इस तावीज़ को कभी भी मत खोलना। और आज उस घटना को बीते 5 साल हो चुके हैं, पर आज भी जब मैं उस घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरी रूह तक काँप जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब पिछले 65 सालों से कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगह पर जाना और उनके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। फिर एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाया और उस खंडर हवेली के सामने पहुँच जाते हैं। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल में कोई रहता क्यों नहीं है, बल्कि लोग इस रास्ते पे आ जा भी नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर ही नहीं, बल्कि ये एक भूतिया हवेली है।
मैं बोला, ऐसा तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, ये पूरा गांव यही मानता है। इसके बारे में एक पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय के डाकुओं का भी बहुत ज़्यादा खौफ और डर रहता था। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं को हवेली में आने से रोक सके। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियारों के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर कुछ ही देर में मार डाले। ये सब जमींदार ने देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसने अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर और एक खुफिया कमरे के अंदर छिपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथ हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाना बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामान लेकर वहाँ से चले गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर एक दिन मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश से आती बदबू से लोगों ने हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहाँ से बाहर निकाला और उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है और उसका पति कभी तो आएगा और उसे इस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उसे उसकी हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले लोगों को सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्तों की ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला कि कुछ लोग ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भुला नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन अपराधी की लाश उस हवेली में से मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है ना? तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर तो आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर कभी उस हवेली को देखने नहीं गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। मैं मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी डॉक्टरी का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरी शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है।
मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता राइड पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे होटल पहले से ही बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास के नाश्ते की दुकान पर जाकर मैंने 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास के शौचालय का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। उसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है ये जो मजाक कर रहा है? बाहर निकलूँगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होंगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी ही अपना काम ख़त्म कर कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर मैंने देखा कि शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हों, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश की और ज़ोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यह तक कहने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़े आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच गया। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कहानी हमें भेजी है रमेश जी ने। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। आज भी उस खौफनाक घटना के वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। मेरा नाम रमेश है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला। हम दोनों अलग अलग ज़िले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं कि नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी बात का डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था
और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ लग रहा था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझे बता दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा था तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है, जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, और जब मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वो साया अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और मैं फिर से सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तब मैंने अपने बेंच पर देखा, मेरी किताबों पर काले काले धब्बे हो गए हैं। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पूरे दिन पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आया, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा, चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपने शरीर को टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बाजू में वैसा ही काले धब्बे पड़ गए हैं। तो मैंने देखा मेरी बाजू पर भी वैसे ही काले धब्बे पड़ गए हैं, जैसे कि मैंने सुबह किताबों पर देखे थे। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे देखे तो डॉक्टर ने कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह का पानी पीने की वजह से हुआ है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है, और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा हो। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा, हर किसी के दरवाजे बंद थे और गैलरी पूरी खाली थी। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक से ही मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि ये तो मेरा रूममेट है जो बाहर खड़ा है। उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरी जान में जान आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा, ये सारी बात मैं तुम्हें बताऊंगा, और फिर सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला गया, और अभी तुम्हें आकर ये सब बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई, तू वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हॉस्टल तो मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फ़ीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मुझे 2 हफ्ते और उस हॉस्टल में गुजारने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा, तो नीलेश बता, मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो नीलेश ने मुझसे कहा कि भाई तू सिर्फ 2 हफ्ते मेरे साथ उस हॉस्टल में रुक जा। मैंने कहा, नीलेश, मेरे गांव की टिकट आज की ही है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। आज मुझे गांव ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई, तू चिंता मत कर, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ उस हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश ने मुझसे कहा, ठीक है भाई, तुम जल्दी आ जाना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका पछतावा मुझे आज भी है। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा कि नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि नीलेश को कॉल करता हूँ। मैंने जब नीलेश को कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेज आ गए।
मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, इसलिए मैंने अपने मोबाइल को चेक ही नहीं किया था। ये मैसेज नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा हूँ। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैंने अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज निलय ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैंने उस डायरी को खोला तो देखा कि ये नीलेश की ही डायरी है। मैंने देर न करते हुए डायरी को उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया हूँ। मैंने अपने कमरे में पहुँचकर देखा, मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरा पड़ा है। मुझे लगा कि मेरे बगल वाले रूम के लोगों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरा फ्लोर पर सबके रूम में ताले लगे हैं। फिर मुझे लगा कि ये सब शायद मेरे रूममेट ने ही किया होगा। रूम की इस हालत के बारे में मैं हॉस्टल मैनेजर को बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है कि ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले मानो धरती ही खिसक गई हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रूम में सिर्फ तुम ही रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम ही है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसी के कमरे से मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई की डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन मैं कहीं भी रह लूँगा, पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं खोलने की कोशिश करता रहा, पर वो नहीं खुला। फिर मैं जल्दी से अपने मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया था और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और टॉर्च जलाकर डायरी में बाकी सारी बातें लिखकर उसे खिड़की से बाहर पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे मैंने पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला, 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को भी नहीं पता, सभी को यही लगता है कि ये सब एक सुसाइड है, पर मुझे लगता है कि उसे राहुल की आत्मा ने ही मारा था। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लगा दिया गया है और आज भी उस हॉस्टल का वो कमरा बंद है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं।